अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ आपके साथ नताशा सेठी फ्रॉम फखर वकालत एसोसिएट्स एंड एकेडमी। और हमने फखर वकालत के प्लेटफॉर्म से ना सिर्फ लॉ को शेयर किया था, लॉ गेट की क्लासेस, लॉ लैट की क्लासेस, इसके अलावा सी लॉ की क्लासेस को स्टार्ट किया था, बल्कि हमने साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश और बहुत से सब्जेक्ट की क्लासेस भी स्टार्ट की थी। इसके अलावा हमने फ्रीलांसिंग को लेकर चला था, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ ना सिर्फ लॉ को शेयर किया जाए, बल्कि आपके साथ डिफरेंट चीज़ें भी शेयर की जा सके, जिससे आप अर्निंग कर सकें। तो सबसे पहले जो हमारे पास हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें क्वेश्चंस मौसूल होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि आपकी अर्निंग क्या है। ठीक है, अर्निंग आप किस वे में कर सकते हैं, किस तरह से हो सकती है, आप अपने प्रोफेशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, आप अपनी जॉब को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो मैं जो प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, और इसी तरह और प्रोफेशनल लोग हैं जिनका अपना कारोबार भी चल रहा होता है, ठीक है, जो अपना एक सेटअप क्रिएट करके बैठे हुए होते हैं, जो जॉबियंस नहीं है, ठीक, उनकी बात हो रही है। तो वो प्रोफेशन के साथ कैसे अपनी चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। आपकी डिग्री सिर्फ ये नहीं होती कि आपने एक डिग्री कर लिया तो वही आपके लिए काफ़ी होती है। आप अपनी डिग्री के साथ-साथ अपने प्रोफेशन को लेकर चल सकते हैं, ठीक है? अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैंने ऑलरेडी 2 मास्टर्स डिग्री की हैं, इसके बाद मैंने एलएलबी की है। अब जो 2 मास्टर्स डिग्री है मैं उनको वेस्ट तो नहीं कर सकती, ठीक? तो उसी के लिए मैंने अपना एक साइड जो आप कह सकते हैं प्रोफ़ेशन कह लें, फ्रीलांसर कह लें, तो ये स्टार्ट किया, जिसमें काफ़ी टाइम बाद एक एक्नॉलेजमेंट मिलनी शुरू हुई और अर्निंग सिस्टम भी अच्छा हो गया, ठीक? लेकिन बात करने वाली ये है कि बहुत से ग्रेजुएट मिलते हैं, मास्टर्स मिलते हैं स्टूडेंट्स हमें, तो कंसल्टेशन सर्विसेज जब हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं या हम किसी की कंसल्टेंसी कर रहे होते हैं, तो वो हमसे यही पूछते हैं, हम अर्निंग कैसे स्टार्ट करें? तो सबसे पहला यही आपके पास आता है कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, तो आपको कंटेंट राइटिंग में जाना चाहिए। अगर आप स्पीकिंग में अच्छे हैं, तो आपको पब्लिक स्पीकिंग में जाना चाहिए। अगर आप किसी और चीज़ में अच्छे हैं, लाइक कुछ लोग मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, अलजेब्रा में बहुत अच्छे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे हैं, तो वो चीज़ें आपको आगे लेकर जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं कंटेंट राइटिंग की सीरीज़, इसके सेशंस, छोटे-छोटे हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो फ़खरे वाले के प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो यहाँ से कुछ सीख सकें। तो उन लोगों के लिए हमने स्टार्ट किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि कंटेंट राइटिंग है क्या? ठीक हो गया? तो कंटेंट राइटिंग में हमारे पास है, सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि कंटेंट राइटिंग में ये होता है कि आप कोशिश करें कि आप अपने आप को खुद से जानें, ठीक? मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप खुद से जानने की कोशिश किया करें। आप ये मत किया करें कि फलाना क्या कह रहा है, आप ये मत किया करें कि दूसरा, तीसरा टीचर क्या कह रहा है। टीचर का काम होता है आपको पढ़ाना, ठीक है? वो आपके अंदर घुसकर आपकी चीज़ों को, आपके नेचर को, आपके फाइनेंशियल कंडीशन को, आपकी फैमिली को जज नहीं कर सकते। टीचर आपको एक ट्रैक दे सकते हैं, उस ट्रैक को आपने कैसे लेकर चलना है, ये आपने डिसाइड करना है। मैं अपने हर लेक्चर में, अपनी हर स्टोरी में, अपनी हर वीडियो में, इवन हर छोटी बात में मैं आपको ये कहती हूँ कि आप खुद को जज करें कि आप क्या कर सकते हैं। ये मत देखें कि फलाना क्या कर रहा है, ये मत देखें कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है, ये मत देखें कि आपसे अगला पिछला क्या कर रहा है। काम करें और अपनी अर्निंग करें और अपनी ज़िंदगी पे फ़ोकस करें, बजाय इसके कि आप ये देखें कि दूसरे क्या कर रहे हैं। हाँ, दूसरों पे ये फ़ोकस ज़रूर रखें कि वो आपका कॉम्पिटिटर बन रहा है या नहीं। कॉम्पिटिटर के लिए भी मैं यही कहूँगी कि जब आपका ट्रैक ही सेम ना हो, जब आपकी अपब्रिंगिंग ही सेम ना हो, जब आपकी विशेज़ ही सेम ना हो, तो फिर आप कॉम्पिटिटर कैसे हुए? तो आप जितने भी यूट्यूबर्स देख लें, व्लॉगर्स देख लें या जितने भी प्रोफेशनल्स देख लें, उस फ्रंट पे आपके पास जो होते हैं ना, वो ऐसे फ़ील हो रहा होता है जैसे इनसे बड़ा दुश्मन ही कोई नहीं आपस में, ठीक है? लेकिन इसमें ये है कि आप कोशिश कर सकते हैं कि आप के साथ-साथ चलें और उनको भी अपने साथ लेकर चलें, ठीक? आप
सेलिब्रिटीज देख लें, एक्टर्स देख लें, ऑफिसर्स देख लें, ये सेम पेज पे होते हैं, कोई भी किसी को डिफेम नहीं कर रहा होता। बाद में पता चल रहा होता है जी सब इकट्ठे बैठ कर चाय पी रहे हैं। तो चलते हैं हम आगे अपनी कंटेंट की तरफ, देखते हैं कि हमारे पास मजीद क्या है। तो कंटेंट राइटिंग सर्विसेज जब आप प्रोवाइड करना चाहते हैं या उनको सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप खुद क्या है, आपकी डिग्री किससे रिलेटेड है। जैसे मैंने मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस किया है, इंग्लिश किया, देन आई हैव डन माय एलएलबी। तो मुझे पता है कि मैं इन 3 कैटेगरीज में राइटिंग अच्छी कर सकती हूँ। ठीक हो गया। अब आपने खुद को ये जज करना है कि आप राइटिंग किस में अच्छी कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स में अच्छे हैं, केमिस्ट्री में अच्छे हैं, बायो में अच्छे हैं, इसके अलावा अगर आप जो आपके एमएससी के सब्जेक्ट्स होते हैं, अ, जैसे आप ले लें ट्रिग्नोमेट्री, ले लें अलजेब्रा, ले लें, इस तरह के सब्जेक्ट्स आ गए। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स जो दूसरे जैसे इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं, उन सब्जेक्ट्स को करने की, फाइनेंस, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट्स को अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो आप इनमें एकेडमिक राइटिंग ज़रूर स्टार्ट करें, ब्लॉग लिखना स्टार्ट करें, आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट करें, तो ये आपको फ़ायदा देगा। बजाय इसके कि आप ये देखें कि अगर एक बंदे ने लॉ में, मतलब उसके पास ऑलरेडी डिग्री है, वो लॉ में काम कर रहा है, उसको पता है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक उसने चलना है, तो उसको फोकस करें। और आपकी डिग्री हो जी बीएससी की, तो फिर वो एक आपका एलिमेंट नहीं बनता, वो आपका ट्रैक नहीं बनता। आप अपने आप को खुद जज करें कि मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, एफए में ये पढ़ा, उसके बाद मैंने बीए में ये पढ़ा, फिर मैंने बीएस की डिग्री की या मास्टर्स की डिग्री की, वटेवर। तो उसमें मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और मैं किस सब्जेक्ट को लेकर चल सकता हूँ या चल सकती हूँ। ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग में सबसे पहले आपने ये देखना है। आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, ये भी इसी पे डिपेंड करते हैं। अगर कुछ लोग टेक्निकल में अच्छे हैं तो वो टेक्निकली लिखते हैं, अगर कुछ लोग सोशल में अच्छे हैं तो वो सोशली लिखते हैं, कुछ पॉलिटिक्स पे लिखते हैं, कुछ सोशियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पे लिखते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी एक नीश है। तो जब आप इस नीश को लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली फिर आपके पास चीजें स्मूथली चलना शुरू हो जाएंगी। कंटेंट राइटिंग में जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास कोर एलिमेंट्स में आता है रिसर्च, ऑडियंस एनालिसिस, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट स्ट्रक्चर, टोन एंड स्टाइल, और आखिर में आपके पास आ जाएगा कॉल टू एक्शन। तो ये मैं आपको समराइज कर देती हूँ, बाकी आप इसको पढ़ भी सकते हैं। सबसे पहली चीज है हमारे पास रिसर्च। अभी मैंने आपको बोला कि जो भी आप सबसे पहले खुद को देखेंगे, खुद आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आप रिसर्च करें। अगर आप लिखना चाह रहे हैं एजुकेशन पे, ठीक है, तो एजुकेशन का टॉपिक सिर्फ एजुकेशन नहीं आ जाएगा ना, उसमें आपके पास डिफरेंट ब्रांचेस आ जाएंगी, इम्पोर्टेंस आ जाएगी, को एजुकेशन आ जाएगी, उसके बाद हायर एजुकेशन आ जाएगी। अगर आप खुद बीएससी हैं, ठीक है, बीकॉम है, बीएससी किया हुआ है, या आपने जस्ट बीएस किया हुआ है, तो आपको फिर मास्टर्स लेवल की राइटिंग के लिए रिसर्च करनी पड़ेगी। और रिसर्च आपको करनी पड़ती है गूगल रिसर्चर से। ठीक हो गया। वहां पर आपको मटेरियल मिलते हैं और आप वहां पर काम करते हैं। ठीक। इसके अलावा आपने गूगल पर जाकर जो भी आपका टॉपिक हो एजुकेशन से रिलेटेड, या आपने सिर्फ एजुकेशन को ही आगे लेकर चलना हो और उसी में ही आपने डिफरेंट पार्ट्स देने हो, पहले आपने इंपॉर्टेंस देनी है, फिर आपने को एजुकेशन देनी है, फिर आपने ग्रोथ देनी है, फिर आपने जीडीपी देना है कि क्या इसका बजट था पिछले 5 सालों में और फिर अभी क्या बजट है, और उस बजट में हम क्या कुछ अपने एजुकेशनल सिस्टम के साथ कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, हम अपनी ऑडियंस को देखते हैं। ऑडियंस में हमारे पास क्या आ जाएगा, डेमोग्राफिक्स आ जाएंगे, प्रेफरेंसेस आ जाएंगे, पेन पॉइंट्स आ जाएंगे। ये जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि जब भी आप कोई चीज सेल कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें ये मत कहा करें कि अगले को क्या चाहिए, उसमें ये बताया करें कि आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा। ठीक हो गया। तो आपकी ऑडियंस आपकी वीडियोस, आपका कंटेंट, आपके आर्टिकल्स इसलिए देखती है कि उन्हें उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलता है। जैसे अगर मैं अपनी वीडियो डालती हूँ कंसल्टेशन सर्विसेज पे, जिसमें आपके पास करियर कंसल्टेशन है, आपके पास एजुकेशनल कंसल्टेशन है,
और फिर क्लिनिकल कंसल्टेशन है। ठीक है, तो जब हम इस पे कोई बात कर रहे होते हैं तो हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। तो जब आपको सोल्यूशन मिल रहा होगा ना, तो आपकी ऑडियंस आपके साथ साथ चलती है, तो वो आपको फॉलो करती है, वो देखती है कि हाँ, हमें इस प्लेटफॉर्म से अपना सोल्यूशन मिल सकता है। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन है डेफिनेटली, जब हम कोई कोई भी आप गूगल पर काम कर रहे हो तो आपको पता होगा कि आपका काम एसईओ के अलावा नहीं चलता। आप राइटिंग में कर रहे हैं, जैसे अगर आपने ब्लॉगिंग की हुई है, ठीक है, आप राइटिंग कर रहे हैं, आर्टिकल राइटिंग, कॉलम राइटिंग, इसके अलावा अगर आप कोई छोटे छोटे पोस्ट भी लिख रहे होते हैं तो उसमें भी आप हैशटैग्स भी डाल रहे होते हैं, और उससे आपको पता चल रहा होता है कि हाँ जी, कैसे ये चीज़ जा रहा है। तो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन जब हम कर रहे होते हैं, उसमें हम लिखते हैं, हम कीवर्ड्स को यूज करते हैं, उसमें हम डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, उसमें हम हेडर्स को देखते हैं, इंटरनल लिंकिंग को देखते हैं, बैकलिंक्स को देखते हैं। ठीक, तो ये एसईओ ऑप्टिमाइजेशन वाला काम जो है ना, ये एक खुद से इटसेल्फ एक वास्ट फील्ड है। ठीक है, इस पे अलग से आपके पास काम होता है, आपके डिफरेंट तरीके से आप इसको लेकर चल रहे होते हैं, एक प्रॉपर आपके पास स्ट्रेटेजी होती है जिसको आप एसईओ के साथ चलाते हैं, या एसईओ को आप स्ट्रेटेजी के साथ चलाते हैं। ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग में एसईओ का मकसद ये होता है कि आप गूगल पर अपने काम को रैंकिंग पर लेकर आए। अब आप उसमें ऑफ पेज करें, इन पेज करें, बैकलिंक करें, या जो आपके लिए इजी होता है, क्योंकि एकदम से तो आप किसी को हायर नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद ही इतना अर्निंग कर रहे होते हैं। तो आपको पता होता है कि जी, जो करना है आपने खुद करना है। इसलिए एक राइटर के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग और एसईओ, ये दोनों बेसिक सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने काम खुद करना होता है। स्टार्टिंग में आपके पास उतने पैसे नहीं होते कि आप किसी को हायर कर सके फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग और फॉर एसईओ। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत नॉलेज जो है आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी मिल रही होती है, और मैं आपको ये कहूंगी कि जो भी जहाँ से भी आप इस चीज़ की नॉलेज ले सकते हैं ज़रूर लें, और कोशिश करें कि अपने जो डिप्लोमाज एंड सर्टिफिकेट्स हैं उन पे ज़रूर काम करें। ठीक है, आगे हम देखेंगे टोन एंड स्टाइल क्या है। हर इंसान का अपना एक टोन होता है, हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है, वो उसमें देख रहे होते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं तो आपने ये देखना होता है कि आप जिस जिस ऑडियंस के लिए राइट कर रहे हैं, जैसे फेरी टेल्स हैं, तब बच्चों के लिए राइटिंग कर रहे होते हैं, तो आप उसमें उसी तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। लेकिन जब आप बड़े लेवल पर आ जाते हैं, जैसे आपके पास आ जाएगा मास्टर्स की थीसिस आ गए, मास्टर्स के डिसर्टेशंस आ गए, या कुछ और आ गया, तो आप उसमें उसी तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं। अगर आप लीगल काम कर रहे हैं तो फिर लीगली उसको लेकर चलते हैं। अगर आप सोशल मीडिया के लिए लिख रहे हैं तो फिर आप उसमें सोशल मीडिया की लैंग्वेज यूज करते हैं। अगर आप मेडिकल लिख रहे हैं तो फिर आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी ही यूज करते हैं। ठीक, तो ये होता है आपका स्टाइल। और टोन, टोन से पता चल जाता है कि इंसान इस वक्त गुस्से में है, या वो जॉली फील कर रहा है, या वो सैड फील। तो इसमें जब आप जैसे लिखेंगे तो वैसे हो जाएगा। समटाइम आपने देखा होगा, जब आप कोई स्टेटस लगाते हैं अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या किसी और सोशल मीडिया पेज पे, तो अक्सर लोग आपको कमेंट्स करते हैं या आपको इनबॉक्स में पूछते हैं, आज आपके साथ क्या हुआ जो आपने सैड पोइट्री लगाई है। तो कहने का मकसद ये है कि लोग आपको आपके लफ्जों से जज करते हैं। अगर आप सैड लगाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे, अगर आप हैप्पी लगाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे, अगर आप कोई दुल्हन की या दूल्हे की फोटो लगा रहे हैं और साथ कोई पोइट्री लिख रहे हैं, साथ कोई ऐसा एक कैप्शन दे रहे हैं, तो डेफिनेटली पूछेंगे, हाँ जी, क्या चल रहा है, आजकल शादी का इरादा तो नहीं है। तो इस तरह की चीजें यहाँ आपके टोन एंड स्टाइल में आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने कॉपीराइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो। ठीक है, या जिन्होंने क्लाइंट्स अपने लेकर आने हो अपने वेबसाइट पर, अपने ऑफिस में, या किसी भी और तरह से अगर आपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है तो उसमें आप कॉल टू एक्शन देते हैं। अगर मैं अपने फखरे वकालत की पब्लिसिटी कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैं उसमें कॉल टू एक्शन दूंगी, फॉर कॉन्टैक्ट, फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर मोर गाइडेंस, फॉर कंसल्टेशन, फॉर अपॉइंटमेंट, कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। ठीक है, तो ये होता है कॉल टू एक्शन। आप
क्लाइंट को पुश करते हैं कि हाँ जी, हम ये सर्विसेज दे रहे हैं, आपको 50% पे मिलेंगी, आपको 40% पे मिलेंगी, आपको 70% पे मिलेंगी। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो कॉल टू एक्शन में आती हैं, ताकि रीडर्स भी उसमें इनकरेज हों, और जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो रीडर्स हैं, वो आपके क्लाइंट्स भी बन जाए, उनको अपनी बात कहने का मौका भी मिले और वो आपसे सर्विसेज लेना पसंद भी करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कॉल टू एक्शन, जिसमें आप सेल और परचेज की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया। और जो एकेडमिक राइटिंग की मैं बात कर रही थी कि जब आप थीसिस लिखते हैं, डिसर्टेशन लिखते हैं, ऑल दैट, तो उसमें भी ऐसे ही होता है। जितना अच्छा आप कंटेंट लिखेंगे, उतना ही अच्छा आपको क्लाइंट की तरफ से रिस्पॉन्स। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ ब्लॉग राइटिंग का, आर्टिकल राइटिंग का, वेब कंटेंट राइटिंग का, जिसमें आपके पास अबाउट पेजेस होते हैं, होम पेज होता है, लैंडिंग पेजेस होते हैं। आप जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आप उनकी ब्रांड आइडेंटिटी बताते हैं, आप उनको ये बताते हैं कि आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज के डिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं, उनके बारे में आप बता रहे होते हैं। जैसे आप डिफरेंट वेबसाइट्स पर देखते हैं या हमारे ही पेजेस पे देखते हैं, तो आपको मिलता है प्लानिंग के हिसाब से सब्सक्रिप्शन भी मिलती है। इसके अलावा आपको पैकेजेस भी मिलते हैं कि अगर आप बेसिक पैकेज लेते हैं तो उसमें क्या सर्विसेज हैं, आप गोल्डन पैकेज लेते हैं तो उसमें क्या सर्विसेज हैं, अगर आप सिल्वर पैकेज लेते हैं तो उसमें क्या सर्विसेज आती है। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाता है। कॉपी राइटिंग है। कॉपी राइटिंग में आपके पास आती है एडवर्टाइजमेंट्स एंड सेल्स। ठीक है, आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं, चाहे वो आप दराज पे लिख रहे हो, चाहे वो आप अमेजोन पे लिख रहे हो, चाहे वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हो। अब जैसे हम देखते हैं, फेसबुक खोलते हैं या इंस्टा खोलते हैं या टिकटॉक खोलते हैं, तो उसमें हमारे पास आ जाता है कि जी ये चीज सेल हो रही है। ठीक, अब उस सेल के लिए जो उसमें नीचे कंटेंट लिखा हुआ होता है ना, उसको कहते हैं कॉपीराइट। उसमें आप देते हैं अपने लैंडिंग पेजेस, उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब अगर आपने शॉप नाउ पे क्लिक किया, ठीक है, तो वो आपके पास लैंडिंग पेज आ जाता है। वो लैंडिंग पेज जो आता है उस पे भी जो कंटेंट लिखा होता है वो कॉपीराइटिंग में जाता है। राइट, तो ये चीजें आपने इस तरह से देख लेनी है कि आप किस में ज्यादा अच्छे हैं और क्या चीज आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। आपको एक अगर प्रोडक्ट दिया गया कि आज आपने ये शूज सेल करने हैं या इस शूज के बारे में लिखना है, अगर आपने कोई चीज खुद से यूज की है तो आप फिर उसके बारे में लिखेंगे कि ये आपको कंफर्टेबल है नहीं है, इसकी विड्थ क्या है, इसकी लेंथ क्या है, ये कितने इंचेस का है, इसमें क्या क्वालिटी है, क्या मटेरियल यूज किया गया है, कौन सा स्टफ है, किस तरह से इसको कलर किया गया है, ये कलर फेड होगा नहीं होगा, प्राइस रेंज क्या है, कंपेटिटर्स क्या कह रहे हैं। ये सारी चीजें आपकी कॉपीराइटिंग में आ जाती हैं, जिससे आपकी सेल्स बढ़ती है। ठीक है, और अगर वो एंगेजिंग होगी तो डेफिनेटली क्लाइंट आपसे जरूर खरीदेगा। टेक्निकल राइटिंग में देखते हैं, हमारे पास आ जाएगा मैनुअल्स आ जाएंगे, गाइड्स आ जाएंगे, इंस्ट्रक्शनल कंटेंट आ जाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि आप उसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये होगी आपके पास टेक्निकल राइटिंग। आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसके साथ आपको मैनुअल्स मिलते हैं, आपको गाइडलाइंस मिलती हैं, जो एक पूरी बुकलेट बनी हुई होती है, आप वो लिख सकते हैं। उसके अलावा आप इंस्ट्रक्शनल कंटेंट होता है वो लिख सकते हैं, और बहुत सी चीजें आपके पास टेक्निकल राइटिंग में आती हैं। लेकिन जब ये हम टाइम के साथ साथ डिस्कस करेंगे कि हर राइटिंग में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये अभी आपके लिए आप ऐसे समझें कि जैसे बेसिक क्लास आपकी हो रही है और आपको बेसिक समझाया जा रहा है कि कंटेंट राइटिंग में बेसिक्स क्या है। आगे चलते हैं, हमारे पास है सोशल मीडिया कंटेंट। आप तो आपको पता होगा कि सोशल मीडिया कंटेंट का आजकल तो बहुत ज्यादा एक एम्बियंस क्रिएट हुआ है। तो उसमें आप ये देखेंगे कि सोशल मीडिया कंटेंट जो होता है वो कोशिश ये की जाती है कि हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स में कोशिश ये की जाती है कि स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, रीडर्स को एक अच्छा कंटेंट मिले। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि कौन सा कंटेंट इस वक्त पीक पे है। फैशन, फैमिली व्लॉगिंग, आप डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, ये चीजें ज्यादा इन है। लेकिन अगर हम कंटेंट जो हमारा एजुकेशनल है उस पे जाएं, तो आप हर प्रोफेशन को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप हर प्रोफेशन पे लिख सकते हैं। अगर आप अपनी जैसे फख्र वकालत का प्लेटफॉर्म है,
फेसबुक पर, इंस्टा पर, तो आपको एजुकेशनल पोस्ट ही मिलेंगी। हाँ, बहुत सारी कोई ऐसी पोस्ट होंगी जिसमें हम डेली बेसिस की रूटीन भी दिखा रहे होते हैं, या बुक्स हमने कोई, जैसे मेरी लॉ गेट की बुक है, हम उसकी सेल परचेज भी दिखा रहे होते हैं, हम उसकी पब्लिसिटी भी कर रहे होते हैं, तो ये चीजें आपको मिलती है, लेकिन वो होती आपके एजुकेशनल कंटेंट के लिहाज से ही है। इसीलिए जब आप सोशल मीडिया कंटेंट लिखते हैं, तो उसमें फिर आप जिसके लिए लिख रहे होते हैं, आप उसका सेटअप देखते हैं, वो क्या कर रहा है, या वो क्लॉथ से रिलेटेड है, या वो ब्रांड से रिलेटेड है, या वो आइडेंटिटी से रिलेटेड है, एजुकेशन है, मेडिसिन है, टेक्नोलॉजी है, वट, फिर आपने उसके उसके हिसाब से लिखनी होती है। फिर उसी के हिसाब से आपने कैप्शंस देने होते हैं, हैशटैग्स देने होते हैं, विजुअल प्लेस देने होते हैं। ई बुक्स और वाइट पेपर्स पे जाते हैं हम, तो जैसे फकरे वकालत का मैगजीन है, ठीक है, तो उसको हम मैगजीन भी कह सकते हैं, जर्नल भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हम स्पेशली एडवोकेट्स के लिए लिखते हैं, लेकिन उसमें जनरल पब्लिक के लिए भी कंटेंट मौजूद होता है। जनरल पब्लिक के लिए इस तरह से होता है कि लॉ में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने रजिस्ट्री करवानी है तो उसका तरीकेकार क्या होगा, अगर आपने किसी भी लॉ प्रोसीजर में जाना है, लीगल नोटिस भिजवाना है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो ये चीजें हैं जो हम अपने फक्र वकालत के मैगजीन में ऐड करते हैं, और क्योंकि हमारे पास एक जनरल पब्लिक भी है, सिर्फ वकला ही नहीं, जनरल पब्लिक भी है, तो हमारे हमारे फक्र वकालत के मैगजीन में इंग्लिश और उर्दू दोनों तरह से कंटेंट दिया जाता है, ताकि आम आदमी भी उसको पढ़ सके और एक हाईली क्वालिफाइड लॉयर भी उसको पढ़ सके, ठीक है। तो ये आप जब भी आप अपनी ई बुक्स लिखें, जर्नल्स लिखें, वाइट पेपर्स लिखें, या कुछ भी आप ऐसा लिखें, तो आप जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, उस ऑडियंस की एजुकेशन लेवल के हिसाब से भी कंटेंट लिखें। प्रेस रिलीजेस है हमारे पास, प्रेस रिलीजेस से आपको पता चल रहा है कि क्या क्या चीज हो सकती है। खास तौर पर ये यूज की जाती है ऑफिशियल्स और कॉन्फिडेंशियल्स में, ठीक है, या यूज की जाती है न्यूज़पेपर वगैरह में, जैसे अगर कहीं पर नीलामी हो रही है तो उसका प्रेस रिलीज जारी कर दिया जाता है। कोई अ, कोई भी ऐसी पार्टी है जिसने कोई अपना एलानिया जारी करना होता है, तो वो उसमें प्रेस रिलीज में चला जाता है। अगर हम मैं अपनी बात करूं, अपने प्रोफेशन की बात करूं, तो हमारे यहाँ पर जब कोई स्ट्राइक होनी होती है तो प्रेस रिलीज किया जाता है। पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से अगर कोई नोटिस आना होता है तो उसका प्रेस रिलीज किया जाता है, तो उसमें हम न्यूज़ दे रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स की लॉन्चेस कर रहे होते हैं, या इवेंट्स अपने बता रहे होते हैं कि आज हम ये इवेंट करने जा रहे हैं, इसलिए ये प्रेस रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। तो उसके भी कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, कुछ की फैक्ट्स होते हैं, वो भी हम देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा जी, अब कंटेंट राइटिंग का प्रोसेस क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। कंटेंट राइटिंग का प्रोसेस हमारे पास जो होता है वो ये है कि आपने सबसे पहले लेना है आइडिया, और फिर उसको करना है प्लान, ठीक है। तो जब आइडिया ले रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे, तो आपने दोनों चीजों को एक कंसिस्टेंसी में लेकर जाना है, और उसमें आपने देखना है कि मेरा ये आइडिया है, मेरी ये ऑडियंस है, मेरा ये रिसर्च वर्क है, और मैं जिस ऑडियंस को टारगेट करने जा रहा हूँ, क्या वो ऑडियंस मुझे देखेगी, मेरा कंटेंट पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी। अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो आप उसको उसी वे में ही रखेंगे, उसी ट्रैक पे ही रखेंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन जब आप मास्टर्स, एमफिल या पीएचडी के लिए काम कर रहे होंगे, तो भी डेफिनेटली आपको हाई लेवल पर जाना पड़ता है, तो उसकी आइडिया और प्लानिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक हो गया। रिसर्च, अब जब आपने यहाँ पर मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात करूंगी, क्योंकि हम लोग भी मैं भी वेब कंटेंट का काम करती हूँ, मेरी टीम भी वेब कंटेंट का काम करती है। हम लोग लैंडिंग पेजेस, जो आपके सर्विसेज पेजेस होते हैं वेबसाइट के, हम उनके लिए भी लिखते हैं, कॉपी राइटिंग भी करते हैं, ईमेल राइटिंग भी करते हैं, ईमेल मार्केटिंग भी करते हैं। तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता होता है। थोड़ी सी रिसर्च अगर आपने कर लिया, स्टैटिस्टिक्स ले ली आपने, एक्सपर्ट इंसाइट्स ले ली है, तो आपका काम आसान हो जाता है। फिर आपने ये देखना होता है कि अब इसमें आपने कीवर्ड्स क्या ऐड करने हैं। हम इस पे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन जब हम एसईओ का सेशन शुरू करेंगे तब। अभी हम सिर्फ फिलहाल बात कर रहे हैं कॉपीराइट सॉरी कंटेंट राइटिंग पे कंटेंट राइटिंग में क्या हो सकता है, ठीक।
फिर आपने राइटिंग देखनी होती है। आपने पहले अपना डिसाइड कर लिया आइडिया और प्लान, फिर आपने रिसर्च कर ली, अब आपने राइटिंग लेनी है। तो राइटिंग आप कैसे करेंगे? डेफिनेटली सबसे पहले आपके पास हेडिंग आती है। फिर आप ये देखते हैं कि जी मैंने हेडिंग लिख लिया, तो मुझे अगर आउटलाइन की जरूरत है तो मैं आउटलाइन लिखूंगी, अदरवाइज मैं नहीं लिखूंगी, मैं उसको डायरेक्टली स्टार्ट कर दूंगी। ठीक हो गया। इसी में आपके पास प्लान स्ट्रक्चर आ जाता है। फिर जब आप हमेशा जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रही होती हूँ ना, लाइक एसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट फॉर लेट स्टूडेंट्स, तो उन स्टूडेंट्स को मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कोई राइटिंग करना शुरू करें तो अपना जो पॉइंट आप शुरू करते हैं ना, उसी को ही अगले अगले पैराग्राफ में लेकर जाया करें। ये नहीं कि आपका एक पैराग्राफ कुछ कह रहा है, दूसरा पैराग्राफ कुछ कह रहा है, तीसरा पैराग्राफ कुछ कह रहा है, तो उसमें कोहेरेंस नहीं होता, उसमें क्लैरिटी नहीं रहती, वो एक दूसरे से इंगेज नहीं कर रहा होता। रीडर को, राइटर को, या जो भी आपकी ऑडियंस है उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि आप क्या क्या रहे हैं। तो जब आप एक ही टॉपिक को लेकर चलेंगे, एक ही चीज में बात करेंगे और अपने एक ही स्टैंड पे रहेंगे, अगर आप स्टार्टिंग में पॉजिटिव हैं, दरम्यान में माइल्ड हो जाएंगे, फिर बिल्कुल ही आप नेगेटिव चले जाएंगे, तो रीडर का दिमाग जो है वो गड़बड़ करेगा कि बंदा कहना क्या चाह रहा है। या तो अगर आप पॉजिटिविटी से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर उसको पॉजिटिव वे में ही लेकर जाए, और अगर आप इसमें कोई नेगेटिव एलिमेंट डालना चाह रहे हैं तो फिर आप उसको हाईलाइट कर दें कि हाँ यहाँ से आपके पास नेगेटिव एलिमेंट एलिमेंट आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। डेफिनेटली जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं या आप पढ़ा ही रहे होते हैं, लेक्चर ही दे रहे होते हैं, तो सबसे पहले आप अपने नोट्स तैयार करते हैं। ठीक है, आप उसमें देखते हैं कि हाँ ये नोट्स पैराग्राफ वाइज हैं, ये नोट्स आपके पास बुलेट्स वाइज हैं, ये नोट्स आपके पास वन लाइनर वाइज हैं, तो आप उनको देखते हैं। इसी तरह आपने अपनी राइटिंग में भी करना है। आप राइटिंग किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, चाहे वर्डप्रेस पे कर रहे हो, या सोशल मीडिया पे कर रहे हो, या किसी भी और जगह पे कर रहे हो, तो आपने उसको एडिट और प्रूफ रीड जरूर करना होता है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके पास क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। आप अपनी ग्रामर देख सकते हैं, आप अपना स्टाइल देख सकते हैं, आप फैक्चुअल एक्यूरेसी देख सकते हैं। इसके अलावा अ, जो आपका जो आपका क्लाइंट है वो राइटिंग कैसी चाहता है, ठीक है, उसका फॉर्मेट क्या है। वैसे बेसिकली हमारा जो राइटिंग का फॉर्मेट होता है फॉर स्पेसिफिकली एकेडमिक राइटिंग में, वो होता है एपी और एमएलए। ठीक है, हम इस पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई क्लाइंट ऐसा है जो प्रेजेंटेशंस बना रहा है या कोई ऐसा काम करता है, तो उसमें आपके पास जो चीजें आती है ना, वो होती हैं आपके प्रॉपर स्टाइल के मुताबिक, कि आपका फॉर्मेट क्या जाएगा। वो फिर आपने अपने क्लाइंट से पूछ लेना होता है कि जी मैं इसमें क्या फॉर्मेट यूज करूँ। वो क्लाइंट आपको डिटेल दे देगा कि जी इसमें ऐसे फॉर्मेट आएगा, ये कलर थीम होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, वो सब आपको बता देगा। अच्छा, जो राइटिंग के लिए टूल्स यूज होते हैं मोस्टली हम लोग जो यूज कर रहे होते हैं वो ग्रामरली और हेमिंगवे होता है, जो मैंने यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर दिए। ग्रामरली और हेमिंगवे अगर तो आप पेड में यूज कर रहे होते हैं तो फिर तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर आप पेड में नहीं यूज करें तो फिर ये आपको थोड़ा सा जो है ना माइल्ड में दे देता है, लेकिन ये है कि पैराफ्रेजिंग अच्छी हो जाती है, आपकी ग्रामर ठीक कर देता है। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन ये जरूरी है आपकी कीवर्ड के लिए, मेटा डिस्क्रिप्शंस के लिए और प्रॉपर हेडिंग्स के लिए। ठीक हो गया। वर्डप्रेस पे इसकी ज्यादा डिमांड होती है। पब्लिशिंग एंड प्रमोशन। अच्छा जी, वर्डप्रेस की बात करी हूँ मैं, तो गूगल पे भी जैसे जैसे आपका कंटेंट कीवर्ड्स में आता जाएगा तो वो रैंक करता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एसईओ जरूरी है। लेकिन मैंने अभी यही आपसे मेंशन किया है कि अगर आप कंटेंट राइटर हैं या सीख रहे हैं तो इसमें आपको खुद भी ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि एकदम से आपके लिए टीम हायर करना फॉर एसईओ और ग्राफिक डिजाइनर वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप अर्निंग ही नीट नहीं कर पा रहे होंगे तो फिर आप टीम को कैसे मैनेज करेंगे, और इसकी जो सर्विसेज होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं। पब्लिशिंग एंड प्रमोशन में हम देखेंगे हमारे पास क्या है। अच्छा जी, आपने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट बना ली, आपने आर्टिकल लिख लिया, आपने ब्लॉग राइटिंग लिख लिया, अब उसको आपने पब्लिश करना है। इसको पब्लिश करने के लिए आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अगर आप गूगल पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं या आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं तो उसका एक अलग वे है, अगर आप फेसबुक पे कर रहे हैं तो उसका एक अलग वे है। तो वो वेज जब आप अपने कंटेंट के साथ जाते हैं और अपने प्लेटफॉर्म के साथ जाते हैं तो आपको पता चल जाता है। ठीक हो गया।
तो उसमें प्रमोशन में अगर हम देखें तो प्रमोशन ये होता है कि आप शेयरिंग कैसे कर रहे हैं। एक तो होता है ना, आप बूस्ट पोस्ट अपना करते हैं, उसमें आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, या अगर आपने सब्सक्रिप्शन ली हुई है तो वो एक अलग से सिनेरियो चल रहा होता है। ठीक, लेकिन अगर आप उसको पेड सर्विसेज में नहीं लेकर जा रहे तो फिर आप उसे शेयरिंग में लेकर जाते हैं। आप अपनी ही पोस्ट को डिफरेंट पेजेस पे, डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट कॉन्टेंट्स में शेयर करते हैं, जिससे वो आपकी हाइप क्रिएट करता है, लोग आपको देखते हैं, लोग आपको पढ़ते हैं, लोग आपको समझते हैं, लोग आपको फॉलो करना शुरू करते हैं। एसेंशियल स्किल्स हमें क्या चाहिए होती है? हमारे पास स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, आपकी ग्रामर अच्छी हो, आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, डजंट मैटर, आप ग्रामरली यूज करें, आप हेमिंगवे यूज करें, आप क्विलपोट यूज करें, ठीक है? वो आपकी इंग्लिश भी अच्छी कर देगा, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर भी अच्छा दे देगा, आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी कर देगा। और इसके अलावा चैट जीपीटी भी है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि इन टूल्स को यूज करके कोई राइटर नहीं बन जाता। ऑलराइट, आप अपना ड्राफ्ट को तैयार करें, उसको आप चैट जीपीटी पे या क्विलपोट पे, हेमिंगवे पे या ग्रामरली पे डालें, तो फिर आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। आप एज इट इज उठाकर कॉपी पेस्ट कर देंगे तो वो प्लेजरिज्म में भी चला जाएगा, और अगला क्लाइंट जो होगा आपका वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और ना ही आपको पे करेगा। रिसर्च प्रोफिशिएंसी, आपके पास रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं से भी आपने मटेरियल उठाया और उसको लिखना शुरू कर दिया। आप मटेरियल उठाएं, उसको उसकी एक्यूरेसी चेक करें, उसकी वैलिडिटी चेक करें, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें, उसको वेरीफाई करें कि वाकई ये चीज सही है या नहीं है। गूगल स्कॉलर, गूगल रिसर्चर, ये आपके पास इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स है अगर आप एकेडमिक राइटिंग में जाते हैं। ठीक है? अगर आप सोशल मीडिया राइटिंग में जा रहे हैं तो वहां पर आप गूगल से पूछ सकते हैं। इसके अलावा जेमिनाई है आजकल, आप उससे भी पूछ सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। चैट जीपीटी भी आपको बता देता है कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है। एससीओ नॉलेज, एससीओ नॉलेज आपको लाजमी होनी चाहिए। इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन क्योंकि ये एक वाइड रेंज है, वाइड सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम एक अलग से सेशन जरूर क्रिएट करेंगे। अभी के लिए आपके पास होना चाहिए कीवर्ड्स और पेज एसईओ टेक्निक्स। टाइम मैनेजमेंट है आपके पास, बेसिकली 500 टू 1000 वर्ड्स होते हैं, लेकिन कुछ क्लाइंट्स की डिमांड होती है कि हमें 1500 वर्ड्स का कॉलम, आर्टिकल या ब्लॉग चाहिए। ठीक है? अब तो बहुत ही शॉर्टेज हो चुकी है, बहुत से ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो डिमांड करते हैं 450 वर्ड्स की, 550 वर्ड्स की। ठीक, तो आप अगर टाइम मैनेज कर सकते हैं और उसमें अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस टाइम में अगर आप कर सकते हैं कि आपकी 2 मिनट्स रीडिंग हो या 3 मिनट्स रीडिंग हो, तो फिर उसमें आपको वो अपने वर्ड्स पर काम करना पड़ता है। उसमें आपको डेडलाइंस और मैनेजिंग देनी पड़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपने प्रोजेक्ट डिलीवर करना होता है। एक टाइम मैनेजमेंट ये होती है कि आपने अपना काम उस टाइम में डिलीवर करना होता है। ठीक है? एक तो ये टाइम मैनेजमेंट हो गई ना, कि जो आपने रीडिंग का करना है। जैसे मीडियम.com है, मीडियम.com के जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो हमें टाइम दे देते हैं कि हमें 4 मिनट्स की रीडिंग चाहिए, अब उसमें आप वर्ड्स देख लें आपके कितने यूज होंगे। ठीक है? अगर आप शॉर्ट सेंटेंसेस कर रहे हैं तो वर्ड्स कम यूज होते हैं। अगर आप लॉन्ग सेंटेंसेस कर रहे हैं तो वर्ड्स ज्यादा यूज होते हैं। लेकिन वहां पर हमारे पास टाइम मैनेजमेंट क्या होता है कि आपको 2, 3, 4 और हार्डली 5 मिनट्स की आपको रीडिंग चाहिए होती है। ठीक, मीडियम.com पर आपके पास क्योंकि वर्बल भी मौजूद होता है, अगर आप उसको पढ़ना नहीं चाहते तो आप उसको सुन सकते हैं। तो आप उसको प्ले का बटन दबा देते हैं, तो वो आपको 3 से 4 मिनट, 5 मिनट जितनी भी आपकी रीडिंग बनती है वो कर देता है। तो इसी तरह जो दूसरी टाइम मैनेजमेंट, जैसे अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया है या आप ही मेरे पास आते हैं कि मुझे ये वाली राइटिंग चाहिए विद इन 2 डेज, विद इन 1 डेज, तो वो चीजें फिर हमें मैनेज करनी पड़ती हैं कि आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि हाँ, आपके क्लाइंट ने 2 बजे आपको काम दिया है और 7 बजे आपने उसको वापस करना है। और उसी में, उसी टाइम में ही आपने प्रूफ रीड भी करना है, एडिटिंग भी करनी है, एसईओ भी देखनी है। अगर वो आपको ग्राफिक्स कह रहा है तो वो भी आपने उसको करके देना है। ठीक है? तो ये आपकी होगी टाइम मैनेजमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप काम कर रहे होते हैं कि जी मेरे पास तो पहले ही बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो इसलिए मैं तो अभी 7 बजे तक तो नहीं करके दे सकता,
तो उसमें भी ये होता है कि आपको टीम वर्क करना पड़ता है। जैसे मैं अगर ऑफिस में बिजी होती हूँ, मेरे पास आज केसेस ज्यादा हूँ, तो मैं अपना काम किसी और टीम मेंबर को हैंड ओवर कर देती हूँ कि मैं जब तक आऊँ तब तक ये आपने लिख के रखा हो ताकि मैं उसको प्रूफ रीड और एडिट कर सकूँ। ठीक है, तो ये है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट। क्रिएटिविटी हम देखते हैं। अच्छा, क्रिएटिविटी में क्या होगा कि आपने कोई भी प्रोडक्ट है, उसके बारे में कुछ ऐसा लिखना है कि लोग उसको देखें। जैसे आप यूट्यूब पर देखते हैं कि कुछ सनसनीखेज आपको लफ्ज मिलते हैं पढ़ने के लिए। फलां की मौत वाकया हो गई, फलां ये काम कर रहा था तो वो नीचे गिर गया, फलां ने दूसरी शादी कर ली। अच्छा, आजकल इस तरह की हाइप बहुत क्रिएटिव हुई हुई है कि कहीं पे फोटोशूट हो रहा होता है तो उसके बारे में स्टोरी क्रिएट करके आपको सुनाना शुरू कर देते हैं। तो ये होती है क्रिएटिविटी, जिसमें आप मोस्टली फेक न्यूज़ेस ही देते हैं। तो हम लोग क्योंकि ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं जो हमारे पास ओरिजिनल काम के लिए आता है, फेक के लिए नहीं आता। जैसे आप एकेडमिक्स को देख लें, वेब कंटेंट को देख लें, वर्डप्रेस को देख लें। अगर कोई वो सेल परचेज कर रहा है तो उसमें वही डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा जो उसमें ऑलरेडी है, जो वो वर्किंग में है। ठीक है, हम लोग वो सनसनीखेज न्यूज़ बनाकर नहीं लगाते। हमारे अपने फखरे वकालत के प्लेटफॉर्म पर सनसनीखेज न्यूज़ नहीं लगाई जाती। तो हम लोग क्रिएटिव काम करते हैं, हम इंगेजिंग कंटेंट रखते हैं ताकि स्टूडेंट्स भी हमें देख सके, टीचर्स भी हमें देख सके, और वो प्रोफेशनल्स जो हमारे कुछ सीनियर्स हैं, कुछ जूनियर्स हैं, कुछ हमारे साथ के कलीग्स हैं, वो भी देखे तो उन्हें पढ़ते हुए सुनते हुए अच्छा लगे। ये ना हो कि आपने तो झूठी खबर फैलाई थी, आपने तो फेक न्यूज़ दी थी, ये तो वैलिड ही नहीं है। ठीक है, तो जब आपके काम में वैलिडिटी ही नहीं होगी तो फिर लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ आपको फिर एक मजाक के तौर पे या इस तरह से लिया जाता है। एडॉप्टेबिलिटी। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास राइटिंग, अब मैंने शुरू में ही कहा है कि राइटिंग के लिए आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। तो उसमें ये चीज़ आप देख सकते हैं कि कैसे आपने इसको मैनेज करना है। आप डिफरेंट नीश को लेकर चल सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स को लेकर चल सकते हैं, टूल्स को लेकर चल सकते हैं। जितना आप अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, आप अपने आप को बदल सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ें। कोई किसी की राइटिंग पढ़ने में आपको अच्छी लग रही है तो आप उसका तरीका ले लें, लेकिन ये नहीं कि आप उसको कॉपी पेस्ट ही करना शुरू करें। तो ये थी हमारे पास कंटेंट राइटिंग, जिसमें हमने डिस्कस किया ब्लॉग पोस्ट को, वेब कंटेंट को, मार्केटिंग कॉपी को, मास्टरिंग। हमने कोर एलिमेंट्स देखे, प्रोसेस देखे, और किस तरह से हम कंटेंट राइटिंग को लेकर चल सकते हैं ये देखा, और शुरू कैसे कर सकते हैं ये भी आपसे शेयर किया। तो अगर आप मज़ीद इसके बारे में क्वेश्चन आपके हैं, या अगर आप इसके बारे में कंफ्यूज हैं कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है या कैसे स्टार्ट करना है, तो आप हमसे पेड सर्विसेज ले सकते हैं, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हमारी कंसल्टेशन सर्विसेज ले सकते हैं, और उसमें आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर, या आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, या आप कमेंट में भी हमें बता सकते हैं। तो आज तक के लिए यही, और इंशाल्लाह इसे कहीं कंटिन्यू करेंगे। कंटेंट राइटिंग पे हम आगे बात करेंगे, और उसका लेक्चर नंबर 2 ज़रूर आपसे शेयर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप घर बैठकर इजीली सीख भी सकें और अर्न भी कर सकें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आपके साथ नताशा सेठी फ्रॉम फखरे वकालत एसोसिएशन अकेडमी।